अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस 2025-26 का जो सिलेबस आया आपका पंजाब को पूरे पंजाब का जो न्यू सिलेबस आया है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू करना है और ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। यानी आज हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि बेसिकली कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे स्पीशीज क्या होती हैं, देन इकोसिस्टम लेवल क्या होता है। ये सारी डेफिनेशन आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं। तो इसमें हम जो है इनको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे और इनका थोड़ा सा इनका कंसेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि हमने देखना है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम जानदारों को की ग्रोह बंदी करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसूल क्या हैं और मकासद क्या हैं और मेथड तरीकाकार क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैरायटी ऑफ लाइफ एंड जेनेटिक्स। वैरायटी ऑफ लाइफ को भी हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो लफ्ज बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है, एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। तो बायो आपको पता है कि एक ग्रीक वर्ड है और बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब बेटा होता है हमारे पास वैरायटी। इसको क्या बोलते हैं? वैरायटी। इसके अलावा आपने उर्दू में एक लफ्ज तनु सुना हुआ है, तनु। बायोडाइवर्सिटी को हम तनु भी कहते हैं। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी क्या है? जानदारों का तनु है। इसकी वन लाइन डेफिनेशन क्या बनेगी? आप लिख सकते हैं डेफिनेशन इसकी, बायोडाइवर्सिटी मींस द वैरायटी ऑफ लाइफ। क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जिंदगी की वैरायटी। अब जिंदगी में लाइफ में क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारे पास बेटा? एनिमल्स आ जाएंगे, उसके बाद प्लांट्स भी इसी में आ जाते हैं, और आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आपको पता होगा। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल, यानी छोटे जानदार, ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, यानी बैक्टीरिया वगैरह, वो भी हमारे पास जानदार होते हैं, बैक्टीरिया। तो लाइफ के अंदर एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, यानी बायोडाइवर्सिटी मींस द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जमीन के ऊपर जो जिंदगी का तनु है, यानी किस किस किस्म के जो जानदार पाए जाते हैं, उनका मुतालिया वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। नेक्स्ट देखें क्लासिफिकेशन क्या है बेटा। क्लासिफिकेशन को बेटा उर्दू में कहते हैं गिरोहबंदी। क्या कहते हैं? गिरोहबंदी। यानी आप ग्रुप्स बना दें, ग्रुप बंदी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग और क्लासिफाइंग। आप ग्रुपिंग भी लिख सकते हैं, क्लासिफाइंग, जैसे क्लासिफिकेशन से निकला क्लासिफाइंग। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग या क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन देयर सिमिलर या डिफरेंट प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर फीचर्स लिख देता हूँ, फीचर्स लिख देते हैं हम, या फिर आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, यानी उनकी खसूसियात की बिना पर, यानी जानदारों को उनकी एक जैसी खसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ गिरोह में तकसीम कर देना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब आप इसको यूँ समझें कि आपकी क्लास में कुछ एक बच्चे हैं, फर्स्ट कर लें 30 बच्चे हैं, तो आप क्या करते हैं कि उन 30 बच्चों को आप उनकी सिमिलैरिटीज की बिना पर अलग अलग कर दे रहे हैं। जैसे 30 बच्चे ऐसे, 30 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, तो आप उनको अलग कर देते हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया। 10 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल निकम्मे हैं, उनको आपने एक अलग ग्रुप में रख दिया। और 10 ग्रुप बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल है, उनके लिए आपने अलग ग्रुप, यानी ए, बी और सी, 3 ग्रुप बना के अलग अलग रख दिए। तो इस तरीके से जानदारों में भी ग्रुप बंदी की जाती है। जानदारों में ऐसे होता है कि फर्स्ट कर लें, जो ऐसे जानदार जो 2 टांगों वाले हैं उनके लिए अलग ग्रुप आ गया। ऐसे जानदार जो 4 टांगों वाले हैं हम उनको अलग ग्रुप में रख सकते हैं। जो उड़ने वाले जानदार हैं उनको हम अलग ग्रुप में रख सकते हैं। इस तरीके से जानदारों की क्या की, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? तो क्लासिफिकेशन का मकसद है कि हम इजीली जो जानदार हैं उनके बारे में पढ़ सकें, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन जो है 1.2 मिलियन स्पीशीज जो है डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। कितनी? 1.2 मिलियन स्पीशीज। और अभी कहा जाता है कि ये लेस देन 50% है, यानी जितनी पूरी दुनिया में मौजूद है उसका 15% से भी कम हमने डिस्कवर किया है। बाकी तो भी हैं, समुद्रों में देखिए मुख्तलिफ तरह की अलग अलग पाक की मखलूक़ात हैं। तो 150% से भी लेस देन हमने जो है क्या किया, उसको डिस्कवर किया है, बाकी नहीं किया। अब उन 51.2 मिलियन में से मैं आपसे कहता हूँ तो 100-150 के नाम तो आप भी लिख देंगे, लेकिन उन 100-150 में से जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, इंसान, तो ये सारी स्पीशीज हैं कि आप उन 200 में से 150 में से सबकी अलग अलग खसूसियात बयान कर सकते हैं? नहीं। तो उनको एक जैसे ग्रुप में रख दिया ताकि एक ग्रुप को पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर जितने भी जानदार हैं उन सब की खसूसियात भी हम पढ़ लेंगे। इसलिए हमने जानदारों की क्या की, क्लासिफिकेशन की।
नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जानदारों के तारीख, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तारीख क्या है, यानी कब से जो है हमने जानदारों को डिवाइड करना शुरू किया है। तो देखें सबसे पहले आपने क्लास 9 पे पढ़ा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले एरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इसमें क्या था कि हमने जानदारों को सिर्फ दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक को हमने नाम दिया किंगडम प्लांटी का, किंगडम प्लांटी, और दूसरे को नाम दिया किंगडम एनिमेलिया का। ये दो ग्रुप सबसे पहले बनाए गए। अब ये किस बेस पे, किस बुनियाद पे हमने, जैसे मैं कहता हूँ कि हमने बच्चों को डिवाइड किया उनकी स्टडी के लिहाज से कि जो अच्छे हैं उनको अलग और जो निकम्मे हैं उनको अलग किया। ऐसे जानदारों को किस बेस पे हमने डिवाइड किया। जैसे हम बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं वो अलग ग्रुप में है और जो नहीं पहन के तो अलग ग्रुप में है। यानी ग्रुपिंग करने की बुनियाद होती है। तो यहाँ जो दो ग्रुप बनाए गए उनकी बुनियाद थी जो खुराक, कि वो किस तरीके से खुराक लेते हैं। तो जो प्लांटी थे ऐसे जानदार जो ऑटोट्रॉफिक जानदार हैं, यानी ऑटो का मतलब होता है खुदकार, ऑटो मैनी खुदकार, जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उन जानदारों को हमने रखा प्लांटी के अंदर। ऑटोट्रॉफिक जानदार ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो प्लांटी के अंदर, जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स तो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते हेटरोट्रॉफिक जानदार कहलाते हैं। हेटीरो का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी जो डिफरेंट लेवल्स के थ्रू जो है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अपनी खुराक खाते हैं, बनाते नहीं है बल्कि खाते हैं, वो हमारे पास एनिमिलिया में। अब आप कहेंगे इंसान किस में है, तो इंसान भी एनिमिलिया में है। लेकिन आप तो अपनी खुराक खुद बना के खाते हैं, आपने चावल बना के खा लिए, मैगी बना के खा लिया, तो आप तो कहेंगे सर हम तो ऑटोट्रॉफिक में आने चाहिए थे। तो बेटा जी आपने खुराक खुद बनाई है, सब्जी बनाई है, लेकिन क्या सब्जी भी जो आपने आलू बनाए कि आलू आपने खुद उगाया, अपने पेट में उगाया? नहीं, उगे हुए सब्जी आपने पकाई है। सब्जी बनाई किसने है? प्लांट्स ने। तो हमने सब्जी खुद नहीं बनाई, इसका मतलब है कि हम अपनी सब्जी, हमारी खुराक है, खुद नहीं बना रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है हेटेरोट्रॉफिक हैं, एनिमेलिया किंगडम में आएंगे, हम अपनी खुराक खाते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। हमारे अंदर ऐसा तो नहीं है कि प्लांट जैसे CO2 प्लस H2O, प्लांट से करते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है CO2 प्लस H2O, हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6 बन जाता है। इधर है क्लोरोफिल आ जाती है, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी आ जाती है, तो हमारे पास क्या बन जाती है? फोटोसिंथेसिस। तो क्या इंसान फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं? हम CO2 हमारे अंदर जाती है, हम सांस लेते हैं, CO2 होती है अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी CO2 बनती है, ठीक है बेटा। तो उसके CO2 हमारे पेट में है, पानी भी पिया, तो दोनों चीजें हमारे पास रिएक्टेंट तो आ गया, CO2 प्लस पानी, सूरज की रोशनी भी हमारे पास है। तो फिर हम खुराक खुद क्यों नहीं बना सकते? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि हमारे बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्या है? प्लास्टिड नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। आपने 9th क्लास में प्लास्टिड को पढ़ा था बेटा। तो क्लोरोफिल नहीं है जिसके हम खुराक को तैयार नहीं कर सकते, जबकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो समझ में आई बात कि हमने दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे बनाया। देखिए आपकी बुक में उन्होंने डायरेक्ट जो है 5 किंगडम दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं आपके रिवीजन के लिए, ठीक है बेटा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको देखना एंड तक है। आपके कंसेप्ट क्लियर करना हमारा मकसद है, क्योंकि हमारा नारा है कंसेप्ट इज पावर, ठीक है। नॉलेज इज पावर नहीं, डिग्री आ गई है तो इसका मतलब ये ना कि अब पावर है। डिग्री तो बहुत लोगों के पास है, डिग्रियां उठा के फिर रहे हैं, तो क्या उनको कुछ आता है? नहीं आता। तो बेटा नॉलेज पावर नहीं है, मैं जो कहता हूं वह कंसेप्ट इज पावर। अगर आपको कंसेप्ट है, आपको चीजों का पता है कि वह है क्या, तो फिर तो आपके पास, आपके, मैं समझता हूं आपके पास नॉलेज है, वरना नहीं है। खाली डिग्री जो है कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आई। टू किंगडम में एनिमेलिया और प्लांटी हैं, ऐसे जानदार जो खुराक खुद तैयार करते हैं प्लांटी के अंदर, और ऐसे जानदार जो खुराक खुद तैयार नहीं करते एनिमेलिया के अंदर। फिर देन हमारे पास कुछ टाइम के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो कि किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल साहब ने। अर्नेस्ट हेकल साहब ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कब दिया? 1866 के अंदर, 1866 के अंदर हमारे पास अर्नेस्ट हेकल साहब ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। क्यों दिया? उसकी रीजन क्या थी? उसने कहा कि कुछ कुछ जानदार ऐसे हैं बेटा जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों की खुसूसियात है, तो उनके लिए अलग किंगडम होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया? एक अलग किंगडम जो है वो तजवीज दिया, और किंगडम का नाम रखा प्रोटिस्टा। यानी थ्री किंगडम में हमारे पास एक प्लांटी है, प्लांटी रखा, प्रोटिस्टा रखा और एनिमिलिया, यानी तीन किंगडम के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्लांटी, एनिमिलिया वही दो वाले, और तीसरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन से जानदार थे? जैसे यूगलीना जानदार है, आपके पास एक यूगलीना है, ये जानदार है। इसके अंदर जो है प्लांट की भी खसूसियात है और इसके अंदर एनिमल की भी खसूसियात है, इसलिए हम इसको क्या कर, हमने इसके लिए अलग किंगडम सजेस्ट किया, प्रोटिस्टा। देन हमारी बुक में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जिक्र है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? तो रॉबर्ट विटेकर। किसने दिया?
रॉबर्ट विटेकर भाई साहब थे जिन्होंने ये किंगडम जो है तजवीज किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ के यार विटेकर, रॉबर्ट विटेकर ने कब ये किंगडम तजवीज दिया बेटा? 1969 के अंदर। 1969 के अंदर एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था, अमेरिका का बंदा था ये, ठीक है, अमेरिका वाले, यूएसए वाले, पावरफुल है ना। तो हर चीज में क्यों पावरफुल है वो आज? क्योंकि वो नॉलेज में, कंसेप्ट में पावरफुल है हमसे, हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है। तो रॉबर्ट विटेकर क्या थे? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजिस्ट क्या होता है देखें, इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट जो है उस बंदे को कहते हैं जो स्टडी करता है किस चीज की? जो स्टडी करता है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम यानी कि ये वो बंदा था जो इकोसिस्टम की स्टडी कर रहा था। अब आप कहेंगे सर इकोसिस्टम क्या होता है? तो बेटा इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता है? ये हमारा कुर्रा है जिंदगी, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं ना, इसमें पढ़ा था हमने, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो इकोलॉजिस्ट यानी वो बंदा जो इकोसिस्टम की स्टडी करता है उसको इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो रॉबर्ट विटेकर क्या था? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। 1969 में इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तारीफ कराया। इसने 5 किंगडम बनाए। कौन कौन से? एक उसने बनाया मुनीरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा उसने बनाया फंजाई, बाकी दो वही थे, प्लांटी और एनिमिलिया, प्लांटी और एनिमिलिया। अब उसने क्या किया कि जितने भी एनिमल्स थे उसको उसने कहाँ रखा? एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स आ जाएंगे जिसमें इंसान भी शामिल है। जितने भी प्लांट्स थे उसको कहाँ रखा? प्लांटी के अंदर रख दिया। इसके अलावा फंजाई में मशरूम्स आ गए। प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल, प्रोटिस्टा में उसने क्या किया? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को रखा, यानी ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, वो प्रोटिस्टा के अंदर आ गया। और मोनीरा के अंदर उसने प्रोकैरियोटिक जानदारों को रखा। कौन से जानदारों को? प्रोकैरियोटिक जानदारों को रखा। अब ये देखें कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। देखें बेटा, दो लफ्ज हमारे पास हैं, प्रोकैरियोटिक, पी आर ओ, प्रो और कैरियोन से निकला है। प्रोकैरियोटिक दो लफ्ज प्रो और कैरियोन से निकला है। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे जानदार जो न्यूक्लियस बनने से पहले, यानी ऐसे प्रोकैरियोटिक में ये सिंगल सेल होते हैं और इनमें सेल के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे फर्ज करिए हमारे पास सेल है, सेल के अंदर अब इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, धागानुमा स्ट्रैंड्स होंगे यानी क्रोमोसोम्स होंगे, धागानुमा डीएनए होगा जो इसके अंदर फैला हुआ होगा, लेकिन वाज़ेह इसकी मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसकी मेम्ब्रेन नहीं होगी, यानी कि ये मेम्ब्रेन इसकी न्यूक्लियस की नहीं होगी, जिसको हमने न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम दिया था। यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं होती प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो मुनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक को रखा गया, ठीक है। और जो हमारे पास बाकी जानदार थे उनको जो है यूकैरियोटिक कहा गया। यू का मतलब होता है, यूकैरियोटिक में यू का मतलब जो होता है बेटा वो होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट। और कैरियोन का मतलब क्या होता है? कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे जानदार जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस की इन्वेलप मौजूद होता है, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है। डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो साइटोप्लाज्म में आजादाना घूम नहीं रहे होते, तैर नहीं रहे होते, बल्कि क्या उसके उसके गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, वो हमारे पास यूकैरियोटिक जानदार होते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, जो हमारा टॉपिक है, जो हेडिंग है हमारे टॉपिक की, 3 डोमेन सिस्टम, यानी ये जो 3 डोमेन सिस्टम है हम इसको देखेंगे कि 3 डोमेन सिस्टम है क्या। अब ये याद रखेंगे बेटा, 3 डोमेन सिस्टम जो है क्या है, डोमेन क्या होती है सबसे पहले देखें। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, आपने 9th क्लास में टेक्सोनमी का निजाम मरतब पढ़ा, उसके अंदर आपने देखा कि किंगडम होता है हमारे पास, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये आपने तरतीब देखी कि सबसे पहले किंगडम आता है, उसके बाद बेटा जी हमारे पास फाइलम आता है, फिर हमारे पास क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। इसमें डोमेन का नाम नहीं है। अब डोमेन का कंसेप्ट कब आया बेटा? डोमेन का जो कंसेप्ट है बेटा वो हमारे पास दिया 19, डोमेन का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास कब दिया गया? 19 के अंदर, 1990 के अंदर जो है एक साइंसदान था जिसका नाम था कार्ल वोस, अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या नाम था? कार्ल वोस, कार्ल वोस, ये अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, ये भी अमेरिका का था। देखें अमेरिका वाले तरक्की में है भाई, अमेरिका वाले उठो जागो तरक्की करो, अमेरिका वाले तरक्की में है। कार्ल वोस अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब पहली बात, माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होता है? यानी वो बंदा जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन स्मॉल, छोटे जानदारों की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह के बारे में पढ़ता है, ठीक है। तो कार्ल वोस साहब ने जो है 3 डोमेन सिस्टम दिया। अब डोमेन क्या होती है?
डोमेन को हम कहते हैं हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर जो चीज हम रखते हैं वो डोमेन होती है, किंगडम से भी ऊपर। यानी लाइफ के बाद जो नीचे चीज आती है, लाइफ और लाइफ के फौरन बाद लाइफ की डोमेन देखेंगे तो डोमेन है हमारे पास। यानी किंगडम से ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन। किंगडम के ऊपर भी हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है डोमेन, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डोमेन है। अब डोमेन का आपको पता चल गया, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसका तस्वर किसने दिया, कार्ल बोस ने दिया। और थ्री डोमेन सिस्टम का एक और नाम भी है, इसको हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं हम देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर 4-5 किंगडम तो वही थे। इसमें किया क्या गया, इसके अंदर उसने क्या किया, इसमें उसने 3 डोमेन दी। एक को नाम दिया बैक्टीरिया का, आर्किया और यूकैरियो। बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियो। अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि हमारे पास he said that there are two separate groups of prokaryotes। उसने प्रोकैरियोट्स को डिवाइड कर दिया। क्या किया, प्रोकैरियोट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया। उसने कहा कि प्रोकैरियोट दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, और दूसरे हमारे पास आर्किया होते हैं। क्या होते हैं, आर्किया। Biologists believe that bacteria and archaea evolved independently from common ancestors। उसने कहा कि जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं या फिर हमारे पास क्या है, आर्किया हैं, आर्किया, ये सारे के सारे इवोल्व हुए हैं, यानी हासिल हुए हैं हमें आजादाना तौर पर कॉमन एंसेस्टर। यानी इनका जो आबा अजदाद है वो सेम है, इनका जो हमारे पास ओरिजिन है वो सेम है। उसने हमें एक चीज बताई, उसने क्या कहा कि ये हमारे पास एंसेस्टर हैं, कॉमन एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर है, अबाउजदाद है। फिर यहाँ से क्या हुआ कि दो शाखें निकली। एक में हमने क्या किया बेटा, इस तरीके से दो शाखें बनाई हमने, इसको नाम दिया बैक्टीरिया का। यानी बैक्टीरिया जो है वो कहाँ से, कॉमन ओरिजिन के एंसेस्टर, यहाँ से बैक्टीरिया निकले, यहाँ से आर्किया निकले, और यहीं से हमारे पास यूकैरियो निकले, यूकैरियो। अब उसने क्या कहा कि जो बैक्टीरिया हैं, ये जो आर्किया हैं वो बेसिकली किसके ज्यादा मुशाबे हैं, ये आर्किया जो है वो बेसिकली यूकैरियो से ज्यादा सिमिलर है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। क्योंकि आर्किया के अंदर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम वो 18S का होता है, 18S। यूकैरियो के अंदर भी 18S का होता है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर 16S का होता है। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहे हैं, राइबोसोम की बात कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया है उसमें राइबोसोम 60S का, आर्किया और यूकैरियो में 80S का होता है। यूकैरियो के अंदर उसने क्या किया, देखें, एक किंगडम उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बिना पर किया। उसने सिक्स किंगडम क्यों कहा गया, क्योंकि उसने ये किंगडम दिए थे वो ये थे, प्लांटी, एनिमेलिया, एनिमेलिया, फंजाई। ये तीन वाके वो वाले हो गए जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। उसके अलावा उसने क्या किया हमारे पास, उसने तीन और दिए जो हमारे पास क्या कहलाते हैं, जैसे आर्कियोबैक्टीरिया। उसने यानी कि चार ये हमारे पास हो गया है, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भी इसी में आ गया, सिंगल सेल्ड है। बाकी जो मुनीरा था, यानी जो हमारे पास पांचवा किंगडम मुनीरा था, उसने इसको दो में डिवाइड कर दिया, इसको दो में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक था। यानी इसके अंदर आर्किया और बैक्टीरिया को रख दिया, तो तकरीबन 6 किंगडम बना लिए उसने इस तरीके से करके। यानी 4 तो वही वाले थे जो यहाँ 5 किंगडम में 4 थे, और 4 वहां पर 3 डोमेन 6 किंगडम में भी वही 4 थे। लेकिन वहां जो पांचवा था, यानी जो मुनीरा था किंगडम, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक को रखा था, उसने वहां पर जाके क्या किया, उसने प्रोकैरियोटिक को दो में डिवाइड कर दिया। उसने कहा ये एक नहीं है क्योंकि दो है, क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहे हैं, बैक्टीरिया भी और आर्किया भी। तो इस तरीके से टोटल क्या होगा, 4 ये वाले आर्किया और बैक्टीरिया, 6 किंगडम उसने बना लिए। इसलिए हम 3 डोमेन सिस्टम को क्या कहते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बेटा कहते हैं। उसके बाद आप देखें कि उसने क्या कहा कि जो बैक्टीरिया है, ये जो आर्किया है वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, यानी उसकी जो खसूसियात है वो किससे मिलती जुलती हैं, ज्यादातर वो यूकैरियो से मिलती हैं। ठीक है, इसका कॉमन रीजन ये इससे ज्यादा करीब है। देखिए एक ही लड़ी से निकले हुए हैं, ये अलग लड़ी से निकला हुआ है। ठीक है, जैसे दरख्त होता है उसकी शाखें होती हैं, इंसिस्टर की दो शाखें, एक में बैक्टीरिया, एक में हमारे पास, एक के अंदर दो आ गए, आर्किया भी आ गया, आर्किया आया, फिर आर्किया के बाद यूकैरियो। और कहा जाता है कि जो आर्किया है ये हमारे पास सबसे पुराना प्रीमेटिव ऑर्गेनिज्म है, सबसे कदीम तरीन पुराने अरसे का जानदार है। कौन सा, आर्किया। नेक्स्ट हमारे पास आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी गई है फाइलोजेनी की। फाइलोजेनी क्या होता है बेटा, फाइलोजेनी कहते हैं द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों के दरमियान जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी कहते हैं इर्तकाई, इर्तका या
इर्तकाई, जानदारों के दरमियान इर्तकाई रिलेशनशिप, इर्तकाई रिश्ते के बारे में पढ़ना, वो फाइलोजेनी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइलोजेनी कहलाता है। जानदारों के दरमियान इर्तकाई रिश्ता के किस तरीके से आपस में मिले हुए हैं, उनका आपस में पीछे से बैकग्राउंड क्या आ रहा है, वो उसके बारे में स्टडी करना फाइलोजेनी। फिर आगे लिखा हुआ है एवोल्यूशनरी ट्री या फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है। द डायग्राम टू शो फाइलोजेनी इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी ट्री, यानी वो डायग्राम जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, शो कराते हैं फाइलोजेनी को, यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, वो हमारे पास फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी ट्री कहलाती है। जैसे ये डायग्राम हमने बनाई है, थोड़ी सी एंसेस्टर है, बैक्टीरिया है, इधर से हमने इधर आर्किया और यूकेरिया को लिखा। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारे पास क्या कहलाती है, ये ट्री कहलाती है, ट्री है जिसको एवोल्यूशनरी ट्री या फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। और इसकी स्टडी को, इस डायग्राम को पढ़ना, वो फाइलोजेनी कहलाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो बेटा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियोस बना के आप तक पहुंचा सकें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। फ़ी अमान अल्लाह।